हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो इससे पहले भी वीडियो गए थे, आपको पता ही होगा। फिशरीज़ के 3 वीडियो आपको डिलीवर्ड किए गए थे। उसमें बेसिक बेसिक जानकारियाँ थी, जैसे उसके जनरल इंट्रोडक्शन को लेके कि कौन कौन सी स्पेसीज़ है जिसकी हम रेयरिंग या पालते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात किए थे, और देन लास्ट में एक्वाकल्चर के टाइप्स के बारे में बात किए थे कई आधार पे, जैसे सैलिनिटी के आधार पे, वाटर के आधार पे, और रियरिंग के आधार पे, जैसे मोनोकल्चर पॉलीकल्चर था। और उसके बाद पॉन्ड के साइज के आधार पे, जैसे एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग था, सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग था, इंटेंसिव फिश फार्मिंग था। तो इस टाइप से हम लोग बात किए थे। वो 3 सेक्शन में उसको डिवाइड किए थे, ठीक है। सेक्शन का मतलब होता है वो एक सेक्शन था, मतलब उसको हम सेक्शन ए में रख सकते हैं। अब ये जो दूसरा जा रहा है इसको हम सेक्शन बी में रखेंगे। इसमें भी बैक टू बैक मतलब कि मोस्ट प्रोबली 3 वीडियो जाएंगे, क्योंकि जाने को तो मैं इसमें केवल एक ही वीडियो में सारा कुछ इसको आपको दे दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जब यार बता ही रहे हैं, सारा कुछ हो ही रहा है, तो क्यों ना ऐसी सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाए, जिसमें कम से कम मतलब इतना कवर कर लिया जाए कि जहाँ से क्वेश्चन आपके समझ से भी मतलब बेहतर होगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी यहाँ से छूटेंगे अब नहीं, ठीक है। यदि आप इसको अच्छे तरीके से रीड करते हैं, लर्न करते हैं, सुनते हैं, तो गारंटी है मेरी इस चीज़ की कि यहाँ से अब क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, ठीक है, यदि आप इसको ठीक तरीके से सुनते हैं। क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की है कि 3 ही वीडियो में, मतलब 3 इधर 3 इधर, यानी 6 वीडियो में फिशरीज़ के सारे फाइनल टच दे दूँ। मतलब अब इसमें कुछ भी रहने वाला नहीं है, ठीक। तो अब बिना वक्त गंवाए अब बात करते हैं सेक्शन बी में फिशरीज के पार्ट 1 को। ये सेक्शन बी का फिशरीज पार्ट 1 है, वो सेक्शन ए का 3 पार्ट था। अब ये सेक्शन बी का फिशरीज पार्ट 1 है, ठीक। बात करते हैं अब इसमें हम क्या करेंगे, हम आपको अभी बता देते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, जिससे आपका ओवरऑल फिशरी खत्म हो जाएगा। पिछला जो मैंने बता दिया वो तो कवर कर लिए हैं। अब फिशरी के जो पार्ट सेकेंड है उसमें हम फिश के लाइफ साइकिल के बारे में कवर करेंगे, ठीक। उसके बाद उनकी क्या नाम है, उनकी रेयरिंग के बारे में बात करेंगे कि उनको कैसे पालते हैं, यानी कि बच्चे से लेके एडल्ट तक बनने में कौन कौन सी स्टेज आती है, कैसे कैसे पॉन्ड का यूटिलाइजेशन किया जाता है, यूज किया जाता है, उस टाइप से बात करेंगे। और कोरिलेट करके बात करेंगे। कोरिलेट का मतलब है कि जैसे आप अपने मतलब आप इस चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें होती हैं ऐसे, ठीक। फिर तीसरी कुछ फेमस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे, जिसमें फेमस इंस्टीट्यूट जितने भी फिश से रिलेटेड है वो, और उसके बाद न्यूट्रिशन वैल्यू पे, और कुछ क्या नाम है इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये अब स्टार्ट करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये जो वीडियो होगा वो मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे क्लिप में होके जाए, ठीक। तो लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जानते हैं कि जितने भी क्या नाम है एनिमल होते हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने भी एनिमल की शुरुआत होती है वो एग से ही होती है, ठीक है। तो इसके केस में आपको ये समझ के चलिएगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया ना, एक स्पाउमिंग प्रोसेस होती है। स्पाउमिंग स्पाउमिंग का मतलब होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन आप लोग समझते होंगे, ओवुलेशन का मतलब होता है एग का फॉर्मेशन। तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें ओवुलेशन होता है, और ये जो ओवुलेशन करती हैं, तो इसमें जो एग होते हैं वो बंच में, जैसे 2 4 5 100 या फिर कह सकते हैं हज़ारों की संख्या में जो एग होते हैं वो बाहर आते हैं। कहाँ से बाहर आते हैं? वेंट से। बताया था ना, जो इनके इंटरनल मॉर्फोलॉजी में वेंट होते हैं, उन्हीं से जो ये एग होते हैं वो फीमेल से बाहर आते हैं। और जो मेल होता है, जो मेल फिश होती है, जैसे फीमेल फिश से एग बाहर आ गया, और जो मेल फिश है उससे स्पर्म आते हैं बाहर, ठीक है। और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन पानी में होता है। कहाँ पे? वाटर, अंडर द वाटर, या कह सकते हैं कि पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर होता है। या फीमेल में ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल केस में क्या होता है कि अंदर ही अंदर, मतलब उनके जो वजाइनल वाले पार्ट होते हैं उसी में मैटिंग हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि इसमें जो फीमेल्स होते हैं उनका जो एग होता है वो बाहर आता है, और मेल का स्पर्म बाहर आता है। फिर इन दोनों में आपस में मैटिंग या फ्यूजन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एग ऐसे होते हैं जो फर्टाइल हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनफर्टाइल हो जाते हैं। जो अनफर्टाइल होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। लेकिन जो फर्टाइल होते हैं वही जाके बाद में फिश का निर्माण करते हैं, यानी फिश बनते हैं, ठीक। तो इनकी लाइफ साइकिल के बारे में, तो जो ये प्रोसेस मैंने बताई है ना कि बंच से एग का बाहर आना, फिर मेल स्पर्म का, जो मेल फिश है उससे स्पर्म का बाहर आना, उसके बाद फ्यूजन होना, ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम स्पाउमिंग कहते हैं। हमने बताया भी था इससे पहले, इसी को हम स्पाउमिंग कहते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल एग से स्टार्ट होती है। पहले इनमें एग आएंगे, ठीक है, फिर वो एक फर्टाइल होंगे। जो अनफर्टाइल रह जाते हैं वो बेकार हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो बचते हैं वही फर्टाइल होते हैं, वही बाद में एम्ब्रियो बनते हैं। एम्ब्रियो से फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद फिर लार्वा बनते हैं, ठीक। और वो जो लार्वा होते हैं, फिर लार्वा के बाद वो फ्राई स्टेज में आते हैं। इनके जो टेक्निकल नेम है, जैसे अभी आपको मिलेंगे कई सारे टेक्निकल नेम। लार्वा के बाद फ्राई, फ्राई के बाद फिंगरलिंग, फिंगरलिंग के बाद ईयरलिंग, ईयरलिंग के बाद फिर वही एडल्ट फिश में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक।
तो फिर से मैं इस प्रोसेस को बताता हूँ। सबसे पहले एग में कौन सा एग आएगा, एग में फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न होने के बाद फिर उसमें एक फर्टाइल होंगे, जो फर्टाइल हो जाएगा एक वही बाद में आके फिश बनेगा, जो अनफर्टाइल रह जाएगा वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, बेकार मतलब ख़राब हो जाएगा। उसके बाद एक जो फर्टाइल होगा उसी से एम्ब्रियो बनेंगे, एम्ब्रियो से जाइगोट, जाइगोट से लार्वा, लार्वा से एग, सॉरी लार्वा, लार्वा से फ्राई, और फ्राई से फिर फिंगरलिंग, फिंगरलिंग से ईयरलिंग, ईयरलिंग से एडल्ट फिश का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके इसके प्रोसेस को समझते हैं। तो जैसे एग बना, एग हुआ, एग फर्टाइल हो गया, एग फर्टाइल होने के बाद एम्ब्रियो बना, जाइगोट बना, ये प्रोसेस हो गई। प्रोसेस होने के बाद जैसे ही एग से हैचिंग होती है, एग हैचिंग का मतलब होता है एग का फूटना, ठीक है, जब हैच होते हैं तो उनमें से लार्वा बाहर आ जाते हैं। एग जैसे ही हैच होता है, फूटा, तो उसमें से लार्वा बाहर आ जाते हैं। अब जो ये लार्वा होते हैं ना, ये इनके नीचे एग याल्क लगा होता है। जैसे एग में समझते हैं ना, एग याल्क, एग याल्क उसको बोलते हैं जो एग का पीला वाला, आप लोग मुर्गी का अंडा देखे हैं ना, जो मार्केट में अंडे मिलते हैं उसमें जो पीला वाला भाग होता है उसी को हम एग याल्क बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो फिश के केस में क्या होता है कि फिश के केस में जो ये एग याल्क होते हैं वो लार्वा के साथ उनकी इस वाले पार्ट पे, मैं कोशिश करूंगा फोटो भी भेज दूंगा जिससे आप अच्छे से कोरिलेट कर लीजिएगा। जो लार्वा होते हैं उनके साथ एग याल्क जुड़ा हुआ होता है। क्यों जुड़ा हुआ होता है? क्योंकि जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं तब इनका जो मुंह होता है ना, मुख, ये इनका पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इनके मुंह खुले नहीं होते। तो जो इनके एक याल्क होती है वे इन्हीं से न्यूट्रेंट लेते हैं, और इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रेंट होती है, कम से कम इसमें प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, बहुत सारी मात्रा में अच्छी अच्छी प्रोटीन होती है जो लार्वा उसको कंज्यूम करता है। तो हैच होने के बाद एग बना, एग से लार्वा बना, तो लार्वा जो होते हैं इनमें एग याल्क होती हैं, पीले रंग का होता है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स होते हैं। और जो ये एग याल्क होते हैं ये क्यों पाए जाते हैं लार्वा में? क्योंकि उस टाइम जो लार्वा का मुख होता है वो खुला नहीं होता, यानी फुल डेवलप नहीं हो पाता, तो इसलिए उनके एग याल्क होते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनमें उनके बहुत सारे न्यूट्रेटिव मटेरियल पाए जाते हैं जिससे वो अपना भोजन कर सकें। ठीक, तो पहली स्टेज हो गई। फिर उसके बाद आते हैं एक दूसरी स्टेज है स्पॉन स्टेज। स्पॉन स्टेज का मतलब होता है कि इसमें जो एक याल्क नहीं पाया जाता, एक याल्क वाला पार्ट जैसे मैंने लार्वा में बताया, तो इसमें जो एक याल्क होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये लार्वा में केवल 2 से 3 दिन ही मात्र रहते हैं एक याल्क। ठीक है, उसके बाद इनका मुंह खुल जाता है, जैसे इनका मुंह खुल जाता है तो उसके बाद फिर ये स्पाम स्टेज में आ जाते हैं। इसी जहाँ पे मुंह खुला उस स्टेज को हम स्पाउन स्टेज कह सकते हैं। जहाँ पे मुंह बंद है, लार्वा स्टेज में है, एक याल्क साथ है, तो उसको हम लार्वल स्टेज कहते हैं। और जहाँ पे उनका मुंह खुल गया यानी मुंह खुलेगा तो कुछ ना कुछ खाएंगे ही, तो खाएंगे तो इस स्टेज को स्पाम स्टेज बोल देते हैं। तो ये स्टेज हो गया। फिर जो तीसरी स्टेज आती है उसको हम फ्राई स्टेज कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फ्राई स्टेज तो ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हम लोग घर पे मछलियाँ लाते हैं उसको फ्राई करते हैं, तो ऐसा नहीं है। फिश के केस में थोड़ा उल्टा होता है। फिश के केस में होता क्या है कि इसमें हम फ्राई स्टेज को तब बोलते हैं जब मछलियों की जो साइज होती है वो 1 से 2 सेंटीमीटर। अब आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 सेंटीमीटर का मतलब कह सकते हैं, देखिए ये इतना है ना, इतना वाला पार्ट इतना बड़ा, 1 से 2 सेंटीमीटर। आप अपने आपके घर स्केल होगा तो आप देखिएगा उसमें 1 से 2 सेंटीमीटर कितनी बड़ी साइज की होती है, तो उतनी एज की होती है। तो जब ये मछलियों की एज जो साइज होती है वो 1 से 2 सेंटीमीटर की हो जाती है, तो इस स्टेज को हम फ्राई स्टेज कहते हैं। ठीक है, अब इस स्टेज को हम फ्राई स्टेज कहते हैं। अब उसके बाद क्या है कि फ्राई स्टेज के बाद फिर आती है फिंगरलिंग स्टेज। फ्राई के बाद फिंगरलिंग स्टेज। फिंगरलिंग स्टेज में जो मछलियों की साइज होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है। कह सकते हैं कि इतनी बड़ी, जो इतनी स्केल है आपके घर में स्केल होगी 14 सेंटीमीटर की, तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिएगा। तो जो क्या नाम है फिंगरलिंग स्टेज होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर जब मछलियाँ हो जाती हैं साइज में तब उनको हम फिंगरलिंग स्टेज कहते हैं। ठीक है, और ये कम ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि एकदम एक्यूरेट है, लेकिन 10 से 15 सेंटीमीटर होती हैं। उसके बाद आती है ईयरलिंग स्टेज। ईयरलिंग स्टेज क्यों कहते हैं? जब ये जो मछलियाँ होती हैं जब वो 1 साल की हो जाती हैं, 1 साल की, जब 1 साल होता है ना, जब आदमी बच्चा जो 1 साल हो जाता है तो उसका हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस केस में मछलियों का भी हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट ही किया जाता है, समझ लीजिए, फ़नी मतलब फैक्ट है। तो उसमें क्या है कि जब ये 1 साल की हो जाती है तो उस स्टेज को हम ईयरलिंग स्टेज कहते हैं। अभी मैं इसको कंपाइल भी कर दूंगा जिससे आपको और आसानी होगी समझने में। ठीक है, ईयरलिंग स्टेज। फिर लास्ट में आती है जुवेलाइन स्टेज। जुवेलाइन स्टेज कोई स्टेज नहीं होती, उसमें हम कह सकते हैं कि फ्राई स्टेज से लेके जब मछलियाँ 1 से 2 सेंटीमीटर की होती हैं उस स्टेज से लेके उनके रिप्रोडक्टिव के मेच्योर स्टेज तक हो जाने पर जो भी टाइम लगता है उसी को हम जुवेलाइन स्टेज कहते हैं। समझिए, देखिए मेरे कहने का मतलब, फ्राई स्टेज होती है जैसे
एग है, एग से लार्वा आया, लार्वा में एग याल्क होते हैं, एग याल्क हो गया, एग याल्क क्या करता है कि इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं। ये लार्वा में कितने दिन रहता है? 2 से 3 दिन रहता है, ठीक। 2 से 3 दिन के बाद एग याल्क खत्म हो जाते हैं। जैसे इनका मुख खुल गया उस स्टेज को हम स्पॉन स्टेज बोल देते हैं, ठीक है। जैसे इनका मुख खुला उस स्टेज को हम स्पॉन स्टेज बोल देते हैं। फिर स्पॉन स्टेज के बाद फ्राई स्टेज आती है। तो फ्राई स्टेज से लेके फ्राई स्टेज में मैंने बताया कि वो फिश की साइज़ कितनी होती है? 1 से 2 सेंटीमीटर की होती है, ठीक। फ्राई स्टेज में मछली की साइज़ 1 से 2 सेंटीमीटर की होती है। और जैसे ही फ्राई स्टेज के बाद और उनके रिप्रोडक्टिव स्टेज तक, फ्राई स्टेज के बाद कितनी स्टेज आती है? फ्राई स्टेज के बाद फिंगरलिंग स्टेज आती है, जहाँ पे उनकी जो साइज होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है। फिर ईयरलिंग आती है, जिसमें जो मछलियों की एज है वो 1 साल तक हो जाती है। उसके बाद फिर मैच्योर स्टेज आती है। तो उस मैच्योर यानी कि फ्राई स्टेज से लेके मैच्योर स्टेज के बीच में जितनी भी ड्यूरेशन हुई होती है उसी को हम जुवलाइन स्टेज बोलते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो सकती है, या कह सकते हैं कि फ्राई स्टेज से लेके सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज तक जितनी भी टाइम स्पेंड उस मछली ने किया है उसी को हम जुवलाइन स्टेज बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद स्पॉमिंग मैंने तो शुरू में ही बता दिया, वही बंच वाला, बंच से आते हैं। उसके बाद क्या नाम है, जो एग्स होते हैं बंच से आते हैं, और उसके बाद मेल उसमें क्या नाम है अपने स्पर्म को डोनेट करती है। जो फीस मेल होती है वो स्पर्म को डोनेट करती है, उसमें आपस में सेक्सुअली मतलब मैटिंग होती है, और इसी प्रोसेस को हम स्पामिंग बोल देते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, तो आपको कंपाइल तो करना नहीं पड़ेगा ना, अब आपको समझ में आ गया। पहले याद रखिएगा, एग से एक फर्टाइल होंगे, फर्टाइल के बाद एम्ब्रियो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद लार्वा, लार्वा के पास एक याल्क होता है, एक याल्क होने के बाद फिर ये एक याल्क 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। 2-3 दिन ख़त्म होने के बाद फिर स्पॉन बनते हैं। स्पॉन जो होते हैं वो स्पॉन जो होते हैं उसमें इनके लार्वा का मुंह खुल जाता है। उन लार्वा का मुंह खुलने के बाद फिर फ्राई स्टेज आती है, जिसमें जो फिश की साइज़ होती है वो 1 से 2 सेंटीमीटर की होती है। फिर उसके बाद क्या नाम है, फिर फिंगरलिंग स्टेज आती है। फिंगरलिंग में इसकी साइज़ 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है। फिर ईयरलिंग स्टेज आती है, जिसमें इसकी जो एज होती है वो 1 साल तक की हो जाती है। फिर आती है जुवलाइन स्टेज, जुवलाइन स्टेज यानी फ्राई स्टेज और सेक्सुअली मेच्योर स्टेज तक के बीच की जो ड्यूरेशन होती है उसे हम जुवलाइन स्टेज कहते हैं। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। जो स्पॉन स्टेज होती है ना, उसमें जो ये फिश होती हैं, जो स्पॉन स्टेज में तो मुंह तो आ ही जाता है, साथ ही साथ जो इनकी फिश होती है ना, ये देखने में ऐसा नहीं लगता कि ये फिश होती हैं जब तक ये फ्राई स्टेज में आ जाते हैं। अच्छा, आप लोग कभी कभी जनरली अपने घरों पे देखते होंगे कि छोटी छोटी मछलियों को लोग लाते हैं और क्या नाम है कढ़ाई में खूब अच्छे से तलते वलते हैं। छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, बल्क में लेके आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लेके आते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। तो जो वो स्टेज होती है उसी स्टेज को हम फ्राई स्टेज कहते हैं। मछलियों को वही स्टेज जो होती है वो फ्राई, वो 1 से 2 सेंटीमीटर की होती है, ठीक। तो होपफुली ये इनके लाइफ साइकिल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं फिश रेयरिंग मेथड की, कि फिश को कैसे किस विधि से पाला जाता है। तो इसके 2 स्टेज होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक सिंगल स्टेज रेयरिंग होता है, एक डबल स्टेज रेयरिंग होता है। तो जो सिंगल स्टेज रेयरिंग होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एक ही पॉन्ड में एक ही बार फिश को फ्राई स्टेज से लेके, जैसे मान लीजिए कि आज हम मछली ने अंडे दिए, अंडे देने के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गया, स्पाउमिंग हो गई। स्पाउमिंग होने के बाद फिर क्या होता है कि जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं तो लार्वा स्टेज में इनको एक पर्टिकुलर जगह पर रखा जाता है। जैसे ये फ्राई स्टेज में आते हैं तो फ्राई स्टेज से लेके फिंगरलिंग स्टेज तक एक ही पॉन्ड में रखा जाता है। फ्राई स्टेज से लेके, ध्यान रखना, फ्राई स्टेज से लेके फिंगरलिंग स्टेज तक एक ही पॉन्ड में रखते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम सिंगल स्टेज रेयरिंग कहते हैं, ठीक है, या इसको हम सिंगल स्टेज रेयरिंग कहते हैं। एक होता है डबल स्टेज रेयरिंग। जो डबल स्टेज रेयरिंग होता है उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम 2 भागों में इनको डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हम करते हैं रेयरिंग, तो 2 प्रकार मतलब 2 प्रकार से इसको डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हम पहले स्पॉन को फ्राई स्टेज तक एक पॉन्ड में रखते हैं, यानी स्पॉन को मतलब जब इसमें मुख आ जाते हैं और ये मछलियों के आकार की नहीं दिखती, तो उस स्टेज से लेके फ्राई स्टेज तक हम एक पॉन्ड में रखते हैं। फिर उसको जो फ्राई स्टेज आने के बाद और फिंगर लिंग तक इसमें हम दूसरे तालाब में इनको शिफ्ट कर देते हैं। तो जो सिंगल स्टेज होता है उसमें हम डायरेक्ट फ्राई से लेके फिंगर लिंग तक एक ही पॉन्ड पे रखते हैं, सिंगल में एक ही पॉइंट पे फ्राई से लेके फिंगरलिंग तक। लेकिन डबल स्टेज रेयरिंग में क्या करते हैं कि पहले हम स्पॉन को फ्राई स्टेज तक रखते हैं, फिर फ्राई स्टेज को फिंगरलिंग, मतलब फ्राई स्पॉन से लेके फ्राई तक एक पॉन्ड में, फिर फ्राई से लेके फिंगरलिंग तक 2 पॉन्ड पे, इसीलिए इसको डबल रेयरिंग स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं क्या नाम है इसकी पॉन्ड में, तो कैसे कैसे पॉन्ड मतलब कैसे कैसे इसकी रेयरिंग की जाती है। आपने सर बता दिया कि स्पॉन में ऐसे रखते हैं, इसमें ऐसे रखते हैं। तो इसमें हम देखिए 3 तरीके के पॉन्ड की बात करेंगे। एक होता है नर्सरी पॉन्ड, ठीक है, जिसमें हम मछलियों जैसे
प्लांट में आप लोग सुनते होंगे ना कि नर्सरी होती है। नर्सरी में क्या करते हैं, नर्सरी में छोटे छोटे पौधे को तैयार करते हैं, फिर हम उसको नर्सरी से मार्केट में पौधे को खरीद के लाते हैं, अपने यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, या कह सकते हैं कि अपने यहाँ पे लगाते हैं, जिससे वो बड़ा पौधा बन जाता है। तो ऐसे फिश के भी केस में होता है। फिश के केस में नर्सरी पॉन्ड होती है, और नर्सरी पॉन्ड के बाद फिर दूसरा है आपका रेयरिंग पॉन्ड, और तीसरा है ग्रो आउट पॉन्ड। तो तीनों को अच्छे से समझते हैं। जो नर्सरी पॉन्ड होती है आप उसको समझ सकते हैं कि जैसे हम बताएं ना एग्जांपल कि प्लांट के केस में, तो जस्ट लाइक वैसे ही होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो मछली होती है, जो छोटे मछली होती है, जैसे बच्चे होते हैं मछलियों के, उसको हम उसमें पालते हैं, ठीक है, उनको बड़ा करते हैं उस नर्सरी में। तो उसमें आप लोग बस इतना समझिएगा कि जो उसमें नर्सरी पॉन्ड होती है, पॉन्ड की साइज पूछा जाता है एग्जाम में। तो नर्सरी पॉन्ड में जो पॉन्ड की साइज या तालाब की साइज होती है वो 0.02 से लेके 0.06 हेक्टेयर तक, ध्यान से सुनिएगा, जो पॉन्ड की साइज होती है नर्सरी पॉन्ड की, वो 0.02 से लेके 0.06 तक होती है। और जो इसकी डेप्थ होती है वो 1 से लेके 1.5 मीटर तक गहरी होती है। जो पॉन्ड की डेप्थ या गहराई होती है वो 1 से लेके 1.5 मीटर तक गहरी होती है, ठीक है। और इसमें स्टॉकिंग इंटेंसिटी कितनी होती है, तो जो नर्सरी पॉन्ड में स्टॉकिंग इंटेंसिटी होती है वो 300 से लेके 500 मीटर स्क्वायर अर्थन टैंक के लिए होती है, और 1000 से लेके 2000 मीटर स्क्वायर तक सीमेंटेड। अर्थन टैंक का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जनरली अपने यहाँ जो देखते हैं ना पोखरे वोखरे, तो उसमें क्या है कि उसमें सीधे मिट्टी होती है, नीचे सीमेंटेड नहीं होता, तो उसको हम अर्थन टैंक बोल देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे लोग सीमेंटेड करवा देते हैं, तो वहाँ उसको हम सीमेंटेड टैंक बोलते हैं। तो अर्थन टैंक में 300 से लेके 500 मीटर स्क्वायर तक अर्थन टैंक में, और 1000 से लेके 2000 मीटर स्क्वायर तक सीमेंटेड टैंक में इसकी इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी कह सकते हैं, या फिर इसको स्टॉकिंग इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। तो नर्सरी पॉन्ड में आपको क्लियर हो गया होगा। पॉन्ड की साइज 0.02 से लेके 0.06 हेक्टेयर तक, डेप्थ 1 से 1.5 मतलब डेप्थ मतलब गहराई 1 से 1.5 मीटर तक, और इसमें स्टॉकिंग इंटेंसिटी कितनी होती है, क्या नाम है, 300 से लेके 500 मीटर स्क्वायर तक, और अर्थन में और सीमेंटेड में 1000 से लेके 2000 मीटर स्क्वायर तक। जो हमारी दूसरी है उसको हम रेयरिंग पॉन्ड कहते हैं। रेयरिंग पॉन्ड में क्या होता है कि इसमें हम रेयरिंग में क्या करते हैं कि रेयरिंग में हम फ्राई से लेके फिंगरलिंग स्टेज तक उसमें एक अलग पॉन्ड बनाते हैं और उसमें उसको पालते हैं। तो जो रेयरिंग पॉन्ड की साइज होती है, याद रखना, वो होती है 0.06 से लेके 0.10 हेक्टेयर तक। 0.06 हेक्टेयर से लेके 0.10 हेक्टेयर तक इसकी साइज होती है। मैं इसको बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये रेयरिंग पॉन्ड की साइज होती है। डेप्थ वही है 1.5 से लेके 2 मीटर तक, उसमें 1 से लेके 1.5 मीटर तक, और इसमें 1.5 से लेके 2 मीटर तक इसकी डेप्थ होती है। स्टॉकिंग इंटेंसिटी की बात करें तो 20 से लेके 30 मीटर स्क्वायर तक, इसमें जो मछलियाँ होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, तो 20 से लेके 30 मीटर स्क्वायर तक इसमें स्टॉकिंग इंटेंसिटी होती है। जो रेयरिंग पॉन्ड होती है वो बेसिकली मोनोकल्चर, मैंने बताया था ना उसमें एक्वाकल्चर में मोनोकल्चर, तो मोनोकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, मतलब इसमें एक ही प्रकार के स्पीसीज को पाला जाता है रेयरिंग पॉन्ड में, ठीक। फिर जो थर्ड है वो है ग्रो आउट पॉन्ड। ग्रो आउट पॉन्ड में क्या होता है कि ये इसमें फिंगलिंग स्टेज से लेके हार्वेस्टिंग स्टेज तक, हम लोग मछलियों को बेसिकली हार्वेस्टिंग स्टेज तक ही पालते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मछलियों को हम एडल्ट तक पालते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज तक भी पालते हैं। तो बेसिकली हम लोग मछलियों को फिंगरलिंग से हार्वेस्टेबल स्टेज तक कह सकते हैं कि हार्वेस्टिंग स्टेज तक, मतलब वही हार्वेस्ट करने के बाद फिर वही कट पिट करके खा भी जाना, वही होता है। तो वो होता है ग्रो आउट पॉन्ड में। इसमें जो पॉन्ड की साइज होती है वो 1 से लेके 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर तक भी हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। जो स्टॉकिंग इंटेंसिटी होती है वो 10,000 से लेके 40 45 50,000 तक भी हो सकती है, ठीक है। ये बहुत बड़े आकार के वो होते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग मछलियों को लेने जाते हैं ना, जो लोग मछलियों का पालन नर्सरी वगैरह करते हैं उनसे आप पूछिएगा कि वो कौन सी मछली लाते हैं, तो वो जो बेसिकली मछली को लाते हैं या तो वो फिंगरलिंग स्टेज पे लाएंगे या तो वो फ्राई स्टेज पे लाएंगे, और सीधे अपने पॉन्ड पे उसको इंसर्ट कर देते हैं या पॉन्ड पे उसको अपने यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही होती है। तो वो कौन सी पॉन्ड होती है उसको हम ग्रो आउट प्लांट कहते हैं। ये इसमें बेसिकली इसमें मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर दोनों का यूज किया जाता है। आप सिंगल स्पीसीज को भी रियर कर सकते हैं और बहुत सारे स्पीसीज को, वो फिश के बिहेवियर के ऊपर कि कौन सी मछली आप पाल रहे हैं। तो 3 ठो मछली याद रखना, एक नर्सरी पॉन्ड होती है, एक रेयरिंग पॉन्ड होती है और एक ग्रो आउट पॉन्ड होती है। नर्सरी प्लांट में वही सबसे छोटी स्टेज, और उसके बाद पॉन्ड, फिर रेयरिंग पॉन्ड में वही फ्राई से लेके फिंगरलिंग तक स्टेज की, और फिंगरलिंग से लेके हार्वेस्टेबल
लेवल या हार्वेस्टिंग स्टेज तक जो होती है उसे ग्रो आउट पॉन्ड में रखा जाता है। ठीक है, तो होपफुली ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसके फिशरीज इंस्टीट्यूट को, वो नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर किया जाएगा, फिशरीज इंस्टीट्यूट को और कुछ इसके न्यूट्रिएंट को। ओके, थैंक यू सो मच।